डॉक्टर आरती से जाकर खुद बात कीजिए, वो सिर्फ इतना बता दे कि वो बच्चा है। हमने जो रजनी जी को कहा है वो काम हमें पूरा करना ही है। इस बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास आपके अलावा कोई जरिया भी तो नहीं है रजनी जी। और जो सोनाली की दवाइयाँ हैं अगर बदलना है तो बदल दीजिए। तुम सोच भी नहीं सकती सोनाली, ये 2 गोलियां अबॉर्शन की दवा है। अरे जब आदित्य ऐसे नहीं बता रहा है तो कुछ तरीका लगा के कैसे बता देगा? तो आप ये सोचिए कि इस बात से आपको कोई फायदा है या नहीं। अरे आप जब सबको जानते हैं तो काहे नहीं खुद ही बात कर लेते? वो है ना आपके, वो का नाम बताया था लल्लन ने हमें, हाँ रामेश्वर जी, उनसे काहे नहीं बात कर लेते? तुम ठीक कहती हो। खैर इतना तो मैं भी जानता हूं कि मुझे रामेश्वर जी से बात करनी पड़ेगी। रामेश्वर जी ही वो शख्स हैं जो कभी बलदेव सिंह और रजनी वर्मा के रिश्तों के गवाह थे, क्योंकि उस वक्त रामेश्वर जी बलदेव सिंह का काम देखा करते थे और रजनी वर्मा भी बलदेव सिंह के साथ थी। आरती आज सोनाली के चेकअप के लिए गई है, लेकिन सच तो यह है कि वो हमारे काम के लिए गई है, हमारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आदित्य, बहुत बड़ी गलती। काश ये मैंने उस वक्त सोचा होता जब सोनाली मेरे घर में रह रही थी। मेरे एक बार कहने पर सोनाली उस बच्चे से छुटकारा पालेगी, लेकिन तब मुझे कहां पता था कि ये बच्चा मेरे बच्चे के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा, सबसे बड़ी रुकावट पैदा करेगा। अगर असल में कहा जाए तो सोनाली के बच्चे को आपने ही जिंदगी दी है। और मंत्री पद हासिल करने के लिए आपने सोनाली को समझाया ही नहीं है, बल्कि उसे उस घर तक भी पहुंचाया है। हाँ आदित्य, मुझे इस बच्चे से क्या लेना देना था? मैं तो बस सोनाली के रास्ते अपना मकसद पूरा करना चाहती, और मैं जो चाहती थी वही हुआ। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि काश मैंने सोनाली के बच्चे से छुटकारा पाया। आज बिना किसी रुकावट के मेरा बच्चा बलदेव सिंह की विरासत का मालिक होता। लेकिन शक तो इस बात का भी है कि इस मामले में शारदा देवी भी रुकावट बन सकती है। बलदेव जी का फोन। हाँ कहिए बलदेव जी, आज कैसे मेरी याद आ गई? आपसे साफ साफ एक बात करना चाहता हूं। सारे रिकॉर्ड्स निकलवा चुका हूं और उससे यह साबित होता है कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जिसे आपने ही नहीं रामेश्वर जी ने भी देखा था। तो फिर वो बच्चा जिंदा कैसे हो गया? मैंने रामेश्वर जी को इस बात का जवाब दिया था। जिसे ऊपर वाला बचाना चाहता है ना, उसे आप जैसे लोग मार नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है, या फिर आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं। और आप क्या ये समझती हैं कि बस आप कह देंगी और मैं मान लूंगा कि बच्चा मेरा है? मैं जानती हूँ आप नहीं मानेंगे, और अगर आप मानने के लिए मजबूर भी हो गए तो आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी आपको यह मानने नहीं देंगे। लेकिन आप माने या ना माने, वो माने या ना माने, लेकिन कानून तो मानेगा। जो सच है वो सच है। बस जिस दिन आपकी तरफ से ऐसे कोई सवाल उठे, उस दिन आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, सच्चाई बता रही हूं। मैंने एक महिला को तैयार भी कर लिया है, जो अदालत में बच्चे को सामने करेगी और इस बात का दावा करेगी कि वो बच्चा आपका है। अदालत बच्चे का डीएनए टेस्ट करने का आदेश देगी।
मेरा नाम सामने आए या ना आए, लेकिन ये बात जरूर सामने आ जाएगी कि वो बच्चा आपका है। और आपका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। सचमुच आज आपके हौसले काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन इस टकराव को सामने आने से पहले 2-4 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ आपके रंग देख रहा हूं, लेकिन मेरा रंग तो आप पहले से ही देख चुकी हैं। अगर मैं फिर वो पुराना बलदेव सिंह बन गया तो कानून की बात तो जाने दीजिए, आपके चेहरे का रंग भी उड़ जाएगा। बेहतर होगा कि आप अपने हौसले पर काबू रखें। क्या कह रहे थे बलदेव जी? और क्या कहेंगे? मेरी बात की काट तो उनके पास है नहीं। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बच्चा उन्हीं का है। अब वो धमकियों पर उतर आए, और वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूं, और ना ही मेरा इरादा बदलने वाला है। चलो अच्छा हो गया तुम आ गई गीता। मैं आते आते सोच रही थी कि अगर तुम नहीं आई होगी तो तुम्हें तुरंत फोन करके बुलाना पड़ेगा। क्यों, कोई जरूरी काम था मेम साहब? हाँ काम तो जरूरी ही है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? ये है ना मेरा फोन। बात क्या है आखिर? तुम्हें एक जगह फोन करना है और उन्हें कुछ बताना है। बताना क्या है और बात क्या करनी है उनसे? तुम्हें इस नंबर पे फोन करना है और उनसे ये कहना है। क्या कहना है? बहू जी, ये कौन सी दवा खा रही हैं आप? अरे वही दवाई है जो डॉक्टर आरती ने कहा था खाने के लिए। लेकिन वो दवाई तो रात को खानी थी ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जब भी तुम्हें एसिडिटी फील हो तुम खा लेना। जी, इसीलिए बस। किसका फोन है बहू जी? पता नहीं। हेलो, सोनाली मैम बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ ये जाने दीजिए, और मेरा नंबर भी किसी को मत बताइएगा। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके पास एक दवा है M13। वो दवा भूल कर भी मत खाइएगा। वो दवा बच्चे को मारने की दवा है। अगर वो आपने दवा खा ली तो बच्चा नहीं रहेगा। क्या? आप कौन बोल रही है? मैं कौन हूँ ये जाने दीजिए। आपके बच्चे को मारने की साजिश हो रही है। आप भूल कर भी M13 दवा मत खाइएगा। धन्यवाद। लेकिन हेलो हेलो, क्या हुआ बहू जी, क्या हुआ?
ख्याल से बलदेव जी के साथ टकराव की नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए रजनी, क्योंकि अगर टकराव की नौबत आई तो वो सारे सवाल खड़े होंगे जिनसे हम बच रहे हैं। इस बच्चे की मां कौन, उसकी सच्चाई क्या है, और रजनी जी ये भी हो सकता है कि आपको सामने आना पड़ा। टकराव तो मैं भी नहीं चाहती आदित्य। मैं तो अपने बच्चे को उसका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। बलदेव सिंह ने सारे रिकॉर्ड चेक किए होंगे और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी यही मिला होगा कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आरती ने तो आपको सब कुछ बताया ही है कि उसने किस तरह उस बच्चे को बचाया था। बलदेव सिंह को इस बात का यकीन दिलाना होगा आदित्य। उन्हें ये लगता है कि शायद मैं उनके साथ कोई खेल खेल रही हूँ। जरूरत पड़ने पर आरती खुद सामने आकर सब कुछ कहेगी, और वो नर्स भी तो है जिसने आरती की मदद की थी। वो भी तो इस बात की गवाह है इस बच्चे को बचा लिया गया था। ये बात तो आसानी से साबित हो जाएगी आदित्य, और मैंने बलदेव सिंह को कह भी दिया है कि एक बार अगर डीएनए टेस्ट हुआ ना तो मेडिकल रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह होगी कि बच्चा बलदेव सिंह का है, और उसके बाद ये सारे सवाल मिट जाएंगे कि बच्चा किसने बचाया, कैसे बचाया, वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सच को साबित करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रजनी जी मैं ये भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई लंबी हो। ये लड़ाई लंबी हो सकती है शारदा जी की वजह से, क्योंकि शारदा जी ये कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे बच्चे को बलदेव सिंह की विरासत मिले। वो तो सोनाली के बच्चे को ही दिलवाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर आरती ने अपना कमाल दिखा दिया तो ये लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिर तो शारदा देवी को ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैंने भी आरती को समझाया रजनी जी, आज वो इस काम को अंजाम देगी। हो सकता है आज ही आपको एक खबर मिल जाए कि सोनाली का अबॉर्शन हो गया है और उसका बच्चा नहीं रहा। इसी खबर का तो इंतजार है आदित्य। खैर चलो, मुझे ऑफिस निकलना है। निर्माण विभाग की कुछ फाइलें हैं, उन्हें क्लियर करना है। चलिए मुझे भी थोड़ा रास्ते में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलो। देखिए, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि रजनी वर्मा जी ने फाइलें क्लियर की है या नहीं। अगर काम शुरू होने में इतना वक्त लग रहा है तो खत्म होने में कितना वक्त लग जाएगा? आप सॉरी मत कहिए, आप केवल स्टेटस का पता लगाइए। हमें बताइए कि स्टेटस क्या है। आप रजनी वर्मा जी के सचिव हैं और आपको ये खबर होनी चाहिए कि फाइलें क्लियर क्यों नहीं हो रही है। क्या उसमें कोई अड़चन है या कोई लीगल प्रॉब्लम है, पता लगाइए। ठीक है, वो जैसे आए हमसे बात करवाइए। क्या हुआ? पता नहीं ये रजनी वर्मा जी चाहती क्या है। हम जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराना चाहते हैं और वो है कि देर कर रही है। मेघना जी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सरकार में मंत्री हैं तो फिर उन्हें सरकार की रफ्तार से ही काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार की साख को देखकर परेशान हो रही हूं, क्योंकि भविष्य में तो वो अपने आप को शंकर प्रसाद जी के साथ ही देख रही होंगी ना। देवव्रत जी, कल वो चाहे जिसके साथ भी काम करे, जिस किसी से भी हाथ मिलाए, पर आज जो उन्हें जिम्मेदारियां दी गई है उसका तो निर्वाह करे। पर लगता तो यही है कि प्रदेश से उनका ध्यान हटाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान बलदेव सिंह जी के घर पर लगा रखा है। यानी रजनी वर्मा का दखल अब भी जारी है। हाँ, और शारदा जी भी उन सब बातों को लेकर बहुत परेशान है। वो इन सब बातों को राजनीति का रंग नहीं देना चाहती। रजनी वर्मा के मंसूबे क्या हैं? अब तक ये तो साबित हो चुका है कि वो यूं ही किसी से हाथ नहीं मिलाती जब तक उनका कोई स्वार्थ न हो। यही तो समझ में नहीं आ रहा देवव्रत जी कि बलदेव सिंह जी के घर में चिंगारी सुलगाकर रजनी वर्मा जी अपने कौन से मंसूबे पूरे करना चाहती हैं। मुझे शक तो इसी बात का है कि इसके पीछे रजनी वर्मा का कोई ना कोई मंसूबा जरूर है, और हो सकता है कि वो ये सब कुछ शंकर प्रसाद जी के कहने पर कर रही हों। हाँ, आजकल घरेलू मसलों को लेकर मुख्यमंत्री जी मानसिक तौर पर बहुत परेशान हैं, और हो सकता है कि ये सब कुछ शंकर प्रसाद जी जानबूझकर करवा रहे हैं। शंकर प्रसाद जी, दरअसल ये प्रस्ताव रखने में आपने थोड़ी सी देर कर दी। जिंदगी कब
शंकर प्रसाद जी जानबूझकर तो ये सब नहीं करवा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं देवव्रत जी, पर अभी जो सादा जी के घर में मसला उलझा हुआ है वो बलदेव सिंह जी की वजह से है, और इसमें शंकर प्रसाद जी का कोई हाथ हो ये कह पाना मुश्किल होगा। कल्याणी को राजनीति में उतारना तो चाहता हूं, लेकिन उसे समझाना मेरे लिए आसान नहीं है। हर कदम पर उसके पीछे लगा भी तो नहीं रह सकता। हर बात पर उसे समझाता रहूं, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर की बात अलग है, लेकिन बाहर उसे समझाने की जरूरत पड़ी तो सबके सामने उसे सलाह भी तो नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सबसे जरूरी तो ये है कि कल्याणी के साथ किसी ऐसे आदमी को लगा दूं जो सचमुच राजनीति में माहिर हो, जो कल्याणी को राजनीति के रास्ते दिखा सके। लेकिन कौन, किसे लगाना चाहिए, कौन हो सकता है? रामेश्वर। हाँ, रामेश्वर इस काम को सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं। अगर वो साथ रहे तो ये काम आसान हो जाएगा। लेकिन सुनने में आया है कि रामेश्वर जी एक बार फिर बलदेव सिंह के साथ हो गए। विश्वास नहीं होता, ये बात झूठ भी तो हो सकती है। मुझे रामेश्वर जी से बात करनी चाहिए। हाँ, रामेश्वर जी से बात करता हूं। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार रामेश्वर जी। भाई कैसे हैं आप? आप तो हमें भूल ही गए रामेश्वर जी। कैसी बात कर रहे हैं शंकर प्रसाद जी? भला आपको कोई भूल सकता है? आपको तो पूरा प्रदेश नहीं भूल पाया, पूरा देश नहीं भूल पाया। तो भला इस नाचीज की क्या औकात है कि आपको भूल जाए? ये बात और है कि बार बार किसी को याद करना अच्छा नहीं लगता। शायद आपको भी अच्छा ना लगे। बात बनाना तो कोई आपसे सीखे रामेश्वर जी। बहरहाल मैंने एक जरूरी काम के लिए आपको फोन किया है। हाँ हाँ, कहिए ना। रामेश्वर जी देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरे कहने पर आप मेरी पत्नी की मदद करें। मतलब भला मैं आपकी पत्नी की क्या मदद कर सकता हूं? रामेश्वर जी, राजनीति के महारथी हैं आप। भाई, राजनीति के तरकश में कितने तीर होते हैं यह आपको अच्छी तरह पता है, और कौन सा तीर कब छोड़ना चाहिए यह भी आपको अच्छी तरह पता है। माहिर खिलाड़ी हैं आप राजनीति के। तो क्या आप अपनी पत्नी को भी राजनीति में उतार रहे हैं? देखिए,
देखिए कितनी जल्दी समझ गए आप। रामेश्वर जी, जाहिर सी बात है, अब जब मेरे लिए रास्ते बंद हो रहे हैं तो कल्याणी के लिए रास्ता बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कल्याणी के साथ जुड़ जाएं। शंकर प्रसाद जी, दरअसल ये प्रस्ताव रखने में आपने थोड़ी सी देर कर दी। और बलदेव सिंह के घर में कौन सी महाभारत शुरू हो गई? आपको तो सब कुछ पता ही होगा। जिंदगी का भंवर है। शंकर प्रसाद जी, दरअसल ये प्रस्ताव रखने में आपने थोड़ी सी देर कर दी। अब मैं बलदेव जी के साथ जुड़ चुका हूं। हाँ, ये खबर मैंने भी सुनी है, लेकिन यकीन नहीं हुआ। रामेश्वर जी, आखिर क्या मतलब है इसका? कभी चिंगारी और बारूद का रिश्ता, तो कभी चोली और दामन का रिश्ता है? भाई, कभी तो ये लगता है कि अगर आपको मौका मिला तो आप बलदेव सिंह को सबक सिखा कर रहे हैं, और अब देखने में ये आ रहा है कि मौका मिलते ही आपने उनका दामन थाम लिया। देखिए, अब इस बात का जवाब तो मैं आपको दे नहीं सकता हूं, लेकिन सच यही है कि इस वक्त मैं बलदेव जी के साथ हूं। खैर, आपको बलदेव सिंह का साथ मुबारक हो। भाई, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन रामेश्वर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ हाँ, पूछिए। भाई, उड़ते उड़ते ये खबर मिली है कि बलदेव सिंह के घर में नई महाभारत शुरू हो गई, और महाभारत इसलिए कि उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल खड़ा हो गया। खामोश क्यों हो गया रामेश्वर जी? भाई, ये मेरी समझ में तो नहीं आया कि उत्तराधिकारी का सवाल कहां से खड़ा हो गया, और बलदेव सिंह के घर में कौन सी महाभारत शुरू हो गई। आपको तो सब कुछ पता ही होगा। मेरी और आपकी अब जो भी बात होगी वो आमने सामने होगी। मुझे अब आप वो शिकस्त नहीं दे पाएंगे जो बलदेव सिंह के साथ मिलकर आपने 2.5 साल पहले दी थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, किसके कहने पर तुमने दवाई दी? वही तो मैं कहना चाहती हूँ। उसने इस काम के लिए भी मजबूर किया है कि मैं उनका नाम सामने ना आने।